हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए जो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 15 है। और इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप सभी को ये कहूँगी कि भाई आप लोगों को जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को कोई नहीं बताता, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहली बातें कई बार बता चुकी हूँ, मगर फिर भी आ, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, मगर आई डोंट केयर फॉर आई डोंट केयर एट ऑल। आप लोगों का एग्जाम अगले महीने 14 और 15 तारीख को होना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक ये बात कहूंगी कि अब जो भी अफवाहें उड़ रही हैं या कुछ भी है कि एग्जाम पीछे जा रहा है, एग्जाम ये हो रहा है, उस पर ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि देखो भाई, 100 बात की एक बात, घर सबको अपना चलाना है। और जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं और आप उनको भी अपना घर चलाना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो जो घर चलाने वाली बात मैं कह रही हूँ, वो ये है कि अब ये है एलटी आ रहा है, एलटी आ रहा है, एलटी आ रहा है। तो लोगों ने क्या करा है, सोचा यार पता नहीं हमारी तैयारी अब यूपी टीजीटी की तो जो है सो है, यूपी टीजीटी पीजीटी की, अब एलटी में लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक साधारण वो कह रही हूँ, क्योंकि 3 साल इससे इस चीज को बेच बेच के सबने खूब कमा लिया। अब ऑब्वियसली ये तो बिकेगा नहीं अब, है ना? तो अब क्या बिकेगा? अब एलटी बिकेगा। तो घर सबको चलाना है, और सबको यही है, उस घर को चलाने के लिए आपको उस चीज से फायदा हो नुकसान हो, ये चीज है। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कह रही हूँ कि मुझे अपना घर नहीं चलाना। भाई घर मुझे भी चलाना है, ऊपर वाला। लेकिन मैं एक चीज पे ये विश्वास करती हूँ कि मेरा घर चलाने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है और वो मुझे सद्बुद्धि देता है। ठीक है? तो मैं स्टूडेंट्स को फालतू में भटकाऊं कि भाई कल अगले महीने तुम्हारा पेपर है, मैं तुमको एलटी के लिए बेचना शुरू कर दूं, मैं वो काम नहीं करूंगी। जिस दिन एलटी आएगा, एलटी की नोटिफिकेशन आएगी, उस दिन मेरे यहाँ पर यानी कि इंग्लिश सूत्रा पर कोर्स लॉन्च होगा। आज से 3 साल पहले भी मैंने कोर्स लॉन्च किया था, 3 साल में कुछ नहीं आया। वो स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो वहीं पर हैं, हालांकि वो टीजीटी में शिफ्ट हो गए, लेकिन शिफ्ट क्या मतलब, उन्होंने परचेज करा, ये शब्द गलत यूज करा मैंने। वो जो है जब आएगा तब उनको, मुझे अगर सिलेबस चेंज हो गया तो मुझे दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोग अपने आप को यहां से छोड़कर अपना एकदम से फोकस चेंज कर दो। आपने कभी सोचा है कि अगर 100 लोग 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो केवल जो है कुछ ही लोग जो है सिलेक्ट क्यों होते हैं? वो तो वो उतने ही होंगे क्योंकि सीट्स उतनी। लेकिन उनमें से वो लोग ज्यादा सेलेक्ट होते हैं जो ये भटकाए वाली बातों में नहीं आते हैं, जो अक्सर लोग आ जाते हैं। हमारे पास भी स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं, हमारे खुद के स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं, मैडम एलटी का बैच कब लॉन्च कर रही हो? मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगले महीने पेपर तो दे लो, उसके बाद एलटी का तब देखेंगे। ये क्यों सोचते हो कि हम पहले ही हार मान जाए? पहली बात तो ये मुझे कहनी है कि घर सबका चलाना है, सबको चलाना है, क्योंकि अब ये खत्म हो गया। तो अब एलटी का शोषा छोड़ दो और जो है लोगों को उसमें भटका दो। आपको भटकना नहीं है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, बी फोकस्ड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेकंड थिंग, कम आउट ऑफ योर ट्रॉमा। कि हम 5 नंबर से रह गए, हम 10 नंबर से रह गए, हम 1 नंबर से रह गए। कम आउट ऑफ योर ट्रॉमा। नोबडी इज गोइंग टू लिसन योर क्राइंग स्टोरीज। जब अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। 100 बात की एक बात है भाई, मैं बिल्कुल साफ मुंह पे कहने वाली इंसान हूं। तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ, स्टॉप क्राइंग। मतलब क्राइंग बेबी मत बनिए। हम 5 से रह गए थे, 4 से रह गए थे, कोई ना कोई ले गया ना उस चीज। तो इसीलिए स्टॉप क्राइंग ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग कि हम 5 से रह गए थे तो हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 3 साल में आपने कितना पढ़ा, कितना फोकस करा, वो चीज सोचिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर आस्क फ्रॉम अ पर्सन हु गॉट सिलेक्टेड कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे, तुमने क्या पढ़ा, तुमने कैसे। जो कोई आपका शुभ चिंतक है, केवल वही आपको सही बताएगा। इसके अलावा कोई आपको सही सलाह नहीं देगा। जो मेरे यहाँ से पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं वो भी आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि वो मेरे यहाँ से पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं या इन मैडम का कोर्स ले लो तो आप जो है सही दिशा में जाओगे। आपको वो बताएंगे जो आपके किसी काम का नहीं हो। तो सुनो सबकी, लेकिन दिमाग अपना यूज करो कि आप लोगों के लिए क्या सही है। क्योंकि जो वंस अ पर्सन गेट सिलेक्टेड,
तो उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि दूसरे का जो है मैं उस जो अनलेस वो व्यक्ति आपका शुभ चिंतक हो, वो आपको कभी सही सलाह नहीं देगा, कभी तो वो नहीं देगा। तो दूसरे से मत पूछो तुम कितने घंटे पढ़ते थे, तुमने कौन सी किताबें पढ़ी, आपको सब कुछ पता है। 3 साल में आपको ये सब कुछ पता है, आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं। एक मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक स्टेटस लगा, व्हाट्सएप पे एक वो लगा रखा है, नेवर बी टू थर्स्टी टू ड्रिंक फ्रॉम एनी कप दैट हैज बीन ऑफर्ड टू यू। वही चीज मैं आप लोगों से कहूंगी कि हर किसी से मत पूछिए। नाउ द काउंटडाउन हैज बिगन। आप अपनी तैयारी को जांचिए, अपने आप को जांचिए। 3 चीजें जो आप लोगों को इस समय अपने आप में चेंज लाना है। पहली बात, यूट्यूब की हर बात पे आपको यकीन नहीं करना है। इफ यू वांट टू कंफर्म समथिंग तो आप यूपीएससी एसएसबी की साइट पर जाकर देखो कि डेट चेंज हुई है या नहीं हुई है। अगर आप एक सीट लेना चाहते हो तो खुद से पूछो, यू आर द बेस्ट जज। खुद से पूछो कि मेरी तैयारी किस लेवल की है, मैं जो किताबें मैंने पढ़ी हैं वो ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है। एंड थर्ड एंड वन मोर बट डोंट वीप ओवर दोज थिंग्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो बीत गया सो बीत गया, उस चीज को छोड़िए। तो 3 चीजें याद रखिए और उसके बाद अफवाहों में मत आइए। बाकी देखिए, कहना मेरा काम था, कहना, मैं ये नहीं कहती समझाना मेरा काम था, मैं कोई नहीं हूं कि मैं किसी को समझाऊं, कहना मेरा काम था। क्योंकि बीइंग रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं जो है मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों को अफवाहों से, गलत चीजों से दूर रखूं। बाकी दुनिया में जो हो रहा है उसे मुझे क्या लेना देना है या नहीं बात, ठीक है ना। तो इसीलिए अब इसी को करते हुए, स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स दैट हैव नथिंग टू डू विद योर गोल्स। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, लेट्स बिगिन विद दिस कोट और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने आपको 4 मिनट का ज्ञान दिया, आई होप कि आप इस बात को ज्ञान ही समझें, और अगर जिसको बुरा लग जाए तो आई डोंट केयर, ठीक है जी। तो चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन है, Milton's writings were burnt in public by the common hangman like his dash and dash. Iconoclastus, defense of the English people, Colestrian, both A and B. तो आप लोगों को, अगर आपने मिल्टन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मिल्टन ने जब, कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, तो मिल्टन जी जो हैं जब चार्ल्स फर्स्ट को भी हेडेड किया गया एंड ही वाज इन द फेवर ऑफ क्रॉमवेल, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। और उसके बाद जब उतरता सूरज हो गया, जब उनका सूरज ढल गया, तो उनकी आइकनोक्लास्टिस, यानी कि आइकनोक्लास्टिस का मतलब क्या होता है, राजा की इमेज तोड़ने के लिए उन्होंने बनाया था। एंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, जो है डिफेंस ऑफ द इंग्लिश, डिफेंस जो है उनका सेकंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल नहीं, डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये दोनों किताबें पब्लिकली जलाई गई थी। तो यह इसका आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। द आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, Milton says he wrote dash to deliver the press from the restraints with which it was encumbered of education, Areopagitica, Tetrachordon या Colestriol। तो आपने देखो भाई, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को 10 तरीके से पढ़ रखा होगा कि लिबर्टी ऑफ प्रेस जो है वो किस में दिया है और ये किस में दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके जो है इसमें दिया हुआ है कि मिल्टन ने कहा कि उन्होंने ये वर्क लिखा था कि प्रेस को बंधनों से मुक्त कराने के लिए, और वो कौन सा वर्क था, दैट वाज एरियोपेजिटिका। मिल्टन रोट एरियोपेजिटिका टू डिलीवर द प्रेस। The following lines are taken from his counsel whom she had displeased, his aid as one disarmed, his anger all he lost, and thus with peaceful words appraised her soon. Of education, एरियोपेजिटिका, पैराडाइज लॉस्ट या कोलेस्ट्रियन। अभी मिल्टन के क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मिले जुले क्वेश्चन हैं। तो आप ये बताइए, हिज काउंसिल होम शी हैड, एंड द आंसर इज, पहले अगर हम इसको एक बार देख लें कि ये कहना क्या चाह रहा है और मतलब इस लाइन में क्या किया गया।
एक मैं इसका रेफरेंस देखना चाह रही हूँ, वही मुझे नहीं मिल। ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 10 की लाइन है। और ये जो है पैराडाइज लॉस्ट, हिज काउंसिल होमशेड, ये पैराडाइज आपको पता ही होगा कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का एपिक। और ये जो है इसमें 12 किताबें हैं। ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 10 की लाइन्स हैं। दीज आर द लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट बुक 10। ये जी बुक 10 की लाइन्स हैं। और अब ये क्वेश्चन देखिए, थिसारस लिंग्वे लैटिने और लैटिन डिक्शनरी इज एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ। ये क्वेश्चन आप लोगों ने हो सकता है पहली बार सुना हो कि लैटिन डिक्शनरी या थिसारस लिंग्वे ये किसका अनफिनिश्ड वर्क है, यानी ये किसका इनकम्प्लीट वर्क है। तो हाँ जी, ये जॉन मिल्टन का इनकम्प्लीट वर्क है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसीलिए ये भी अब कब हो सकता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और आपने आप सोचो कि भाई उसमें उसमें सैमुअल जॉनसन भी दे रखा हो, तो आप सोचो यार डिक्शनरी का कंपाइलेशन जो है उनके नाम पे तो नहीं, कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द थियोलॉजिकल ऑब्सक्योरिटीज इन पैराडाइज लॉस्ट। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा लेवल जो है इनका ऊपर है। हर तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को कवर करना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन हेल्प्स इन एक्सप्लेन, कि इनमें से कौन सा वर्क है मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट की दुरूहता को समझने में हेल्प करता है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ऑफ ट्रू रिलीजन, एपिस्टले फेमिलियरिस या प्रोल्यूजन्स। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसका आंसर है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। बेसिकली ये वो वर्क है जो ऑर्थोडॉक्सी पर भी जो है एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना इसका आंसर है। हु ट्रांसलेटेड मिल्टन्स लैटिन वर्क डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना इनटू इंग्लिश। ये आप लगा कि ये इस वर्क पे तो ये भी हुआ था कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना जिसमें उन्होंने पॉलीगैमी को भी जो है वो एक तरीके से उसमें पॉलीगैमी को उन्होंने इसमें सपोर्ट करा है। तो इसको ये बहुत लंबे समय तक इसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पता ही नहीं था लिखी किसने है। बाद में इसको लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दैट्स चार्ल्स आर समनर, दैट इज चार्ल्स आर समनर। क्वेश्चन नंबर 7, which short play of Galsworthy amply reflects his high regard for the art of theatre and his strong condemnation of the mean money seekers who vulgarize and soil the arts? Hallmark, Defeat, The Sun, Punch and Go. Which short play of Galsworthy? इनमें से कौन सा प्ले है Galsworthy का जो हाई रिगार्ड फॉर आर्ट, थिएटर के लिए हाई रिगार्ड दिखाता है और मनी सीकर्स के लिए कंडेमनेशन? ये सारे ही जॉन गॉल्सवर्दी के ही वर्क है, मगर इसमें इसका आंसर है, द आंसर इज पंच एंड गो। एन एलेक्जेंड्रीन इज अ वर्स लाइन इन। ये क्वेश्चन तो आप लोग कई बार कर चुके हैं, पहले ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को थोड़े से वो लगे होंगे। हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है भाई लोग पढ़ भी चुके हों, मेरे स्टूडेंट्स ने तो पढ़े हुए हैं ये वाले। एन एलेक्जेंड्रीन इज अ वर्स लाइन इन आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, टेक्टाइलिक टेट्रामीटर या ट्रोचेइक हेक्सामीटर। एलेक्जेंड्रीन का मतलब होता है 12 सिलेबल लाइन। 12 सिलेबल लाइन ये 12 सिलेबल की लाइन होती है, और इसमें जो होता है आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, तो 12 सिलेबल की लाइन को आप किस में रखेंगे? आप ये देखिए, आप अगर आयम्बिक पेंटामीटर कह रहे हो तो पेंटामीटर का क्या मतलब हो गया? 10 सिलेबल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टेट्रामीटर, हेक्सामीटर, ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ो, आयम्बिक हेक्सामीटर, हेक्सामीटर का मतलब ही क्या होता है? 12 सिलेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? एन आयम्बिक हेक्सामीटर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये कहाँ यूज होती है? ये स्पेंसेरियन जो स्टेंजा फॉर्म होता है, जो पहली 8 लाइन होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है,
और जो लास्ट लाइन होती है वो एलेक्जेंड्रीन या आयम्बिक हेक्सामीटर होता है, यानी कि 12 सिलेबल के लिए। एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी आप लोग कई बार कर चुके हैं। आयम्बस वन अनएक्सेंटेड, आयम्बस को पहली बात कहते क्या है, इसको कहते हैं राइजिंग मीटर, ये याद रखिएगा, राइजिंग मीटर। बार बार मैं हर एक उसमें बताती हूँ, मीटर या मीटर, राइजिंग मीटर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका जो दूसरा से लेवल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। तो वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन, एक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन, टू एक्सेंटेड पहला ही उसमें होगा, वन अनएक्सेंटेड फॉलोड बाय एक्सेंटेड वन। राइजिंग मीटर तभी तो बनेगा ना, ऐसे आवाज गिरी फिर उठी फिर गिरी फिर उठी, ऐसे हो जाएगा ना। तो वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन। ब्लैंक वर्ड्स इज, ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है, व्हाट इज अ ब्लैंक वर्ड? अ ब्लैंक वर्ड्स इज, देखो, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड या देखो, ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है पेंटामीटर तो होगा मगर राइम स्कीम नहीं होगी। फ्री वर्ड्स का मतलब होता है ना मीटर ना राइम स्कीम, इसे वर्ड्स लिब्रे भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन यही आ गया। फ्री वर्ड्स इज पोइट्री, फ्री वर्ड्स जो होता है इसे वर्ड्स लिब्रे भी कहा जाता है, वर्ड्स लिब्रे, ठीक है, यानी कि जो हर चीज से मुक्त हो। रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, हैविंग नीदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट, रिटन इन ब्लैंक वर्ड। इसका मतलब है कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, तो इसे कहते हैं जिसमें ना मीटर होता ना राइम स्कीम होती। मिल्टन वॉज कमीशन्ड to write iconoclastus as a response to, the reply was intended to be the official argument by the Commonwealth government. Icon Basilike, Icon Bites, Iconoblastus, Iconoblast। देखो मिल्टन को आइकोनोक्लास्टस क्यों लिखने को कहा गया था कि चार्ल्स फर्स्ट की इमेज को ठीक करने के लिए आइकन बेसिलाइक लिखा गया। उस आइकन बेसिलाइक को ठीक, मतलब आइकन बेसिलाइक की हाउ अ किंग शुड बी, तो राजा की इमेज को ब्रेक करने के लिए कि चार्ल्स फर्स्ट ऐसे थे नहीं जैसे उनको इस बुक में दिखाया गया है, तो उन्होंने आइकनोक्लास्टस लिखी थी। तो इसका आंसर है आइकन बेसिलाइक। और ये भी इसी साल में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 14-line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as, हमारा तो बोर्ड भी बहुत होशियार हो गया अब। 14 लाइन की पोएम जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है यानी कि राइजिंग मीटर होता है, 3 क्वार्टरेंस यानी कि 4-4 लाइन के 3 क्वार्टरेंस होते हैं, एक कपलेट होता है। इसे कौन सा होता है? शेक्सपियरियन सोनेट। तो आंसर क्या हुआ? दैट इज शेक्सपियरियन सोनेट। अगर ऑक्टेव और सेस्टेट होता केवल तो क्या होता? पेट्रियार्कन। लेकिन ये क्या है? दैट इज अ शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। This play is often regarded as one of Shakespeare's weakest plays. It has the smallest numbers of character than any other play by Shakespeare. Two Gentlemen of Verona, The Tragedy of King Lear, Simon of Athens या Tragedy of Macbeth। बी और डी तो आप सभी को पता है ग्रेटेस्ट प्लेज में से एक आते हैं, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में से एक। साइमन ऑफ एथेंस को अधूरा प्ले कहा जाता है, इट डजंट हैव प्रॉपर एंडिंग। लेकिन जो शेक्सपियर का वीकेस्ट प्लेज में से एक माना जाता है जिसमें बहुत कम कैरेक्टर्स भी हैं, वो है आपका दैट इज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। दैट इज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। When first, second, and third singular person I, you, and he are used together, they are placed in the order of 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yeah, all of the above. तो अगर आपने प्रोनाउंस वगैरह सब पढ़ रखे हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ही पता होंगी। देखिए जब गुड मैनर्स में यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले जो प्रोनाउन का क्रम होता है वो होता है सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर फर्स्ट पर्सन।
यू, ही एंड आई, ठीक है। तो इसीलिए इसका होगा हाँ, अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है, और जब प्लूरल होते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहता है, यानी कि ही, यू, दे। और अगर गलती होती है, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और तब भी सिंगुलर प्रोनाउंस में 1 2 3। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, add something to the meaning of an adjective, add something to the meaning of another adverb, all of the above। देखिए, अगर आप कहते हैं he runs fast, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, हाउ का जवाब दे रहा है। he runs very fast, तो ये एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। अगर आपने लिखा इट इज कोल्ड आउटसाइड, सबसे पहले इट इज कोल्ड क्या है, कोल्ड इज एन एडजेक्टिव, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, तो टू क्या है, एडवर्ब, तो वर्ब के मीनिंग को ऐड करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब का, तो इसका आंसर है आपका दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब मैं यहाँ पर 5 मिनट का कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेती हूँ, और आप लोगों को ये फिर एक बात कहूँगी कि ये जो समय है ये वेस्ट करने का नहीं है, ये समय मछली की आँख को देखने का समय है, निशाना लगाने का समय है। और फिर मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर ये कहूँगी कि देखिए, इंग्लिश सूत्र के साथ यदि आप अब भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो पाइनियर टेस्ट है, सिर्फ टीजीटी के लिए जो है पाइनियर टेस्ट सीरीज, इसमें ना रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं। मैंने अभी तक जितने टेस्ट करवाए हैं, मैं आप लोगों को ये दिखा भी देती हूँ, एक बार दिखा के थोड़ा अच्छे से समझ में से आ जाता है। ये जो पाइनियर प्रैक्टिस बैच है, क्या आप ये मान के चलिए कि इसमें हमारे जो टेस्ट पेपर्स हैं, जैसे आप ये मान के चलिए कि इसमें मॉक टेस्ट है, टारगेट है, ये हमने ना नाम रखे हुए हैं, मॉक टेस्ट है, टारगेट है, न्यू टारगेट है, ये मैंने ना इस तरीके के फोल्डर्स टेस्ट करवाए हैं, और अब एक लास्ट है पाइनियर। तो ये मान के चलिए जैसे 17 इसमें है, 15 इसमें है, फिर 15 इसमें है और 14 इसमें, तो आप ये देख सकते हैं ये हो गए 17 15 15 14, ये तो ये हो गए। 2 ग्रामर के भी हैं, तो और 2 ग्रामर के भी है ना, ग्रामर प्लस कार्ड, ठीक है ना। 34, ये कुछ कुल 65 के अराउंड जो है वो टेस्ट हुए, और अब चल रहे हैं रिवीजन। तो जो रिवीजन टेस्ट है वो आज 5th टेस्ट होगा, 5th टेस्ट स्टार्ट होगा। अब मैं आपको इसमें बताऊं, 1200 रुपये का अब ये कर दिया गया है, पहले भी ये 1600 का था। ये फीस देख के मुझे भी ये लगता है कि भाई इसमें भी अब लोग बार्गेन करते हैं, तो खैर मैं आपको जो बताना चाह रही थी वो ये है कि ये जो टेस्ट पेपर्स है ना, इसमें हर एक उसमें इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई, और आप चल रहे हैं रिवीजन। तो मैं रिवीजन टेस्ट में क्या कराती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को, जैसे मैं इनसे कहती हूँ भाई पाइनियर कर लो, पाइनियर के 2 टेस्ट रिवाइज कर लो, न्यू टारगेट के ये तो मैंने शुरू के 3 उसमें करवा दिए, टारगेट के 2 टेस्ट रिवाइज कर लो। अब उसमें से मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, तो एक क्या है कि स्टूडेंट्स अपना वीडियोस देख लेते हैं, और मैं क्योंकि मेरे कहने से वो अपना, उसको पता है हमें हमारे पास क्या टास्क आया हुआ है, मैं इनमें से टेस्ट क्वेश्चंस निकालती हूँ, और रिवीजन टेस्ट में कुछ और 10-15 नए क्वेश्चन ऐड करके उन लोगों से सॉल्व करवाती हूँ। तो यहाँ पर बोर्ड पे मैं दिखाती हूँ और स्टूडेंट्स अपनी OMR पे उसे सॉल्व करते हैं। तो OMR पे सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो उन्हें पता है 1 घंटे में अगर हमें 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना समय हमें लग रहा है, हम चेक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप एक बात बताओ, यूपी टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन तो है नहीं, क्या फ़ायदा है कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी को ऑनलाइन करो, ऑनलाइन के पीछे बावले हो, जो पेन पेपर मोड में उसे पेन पेपर मोड में करो। तो ये वाली चीज़ है। दूसरी बात, इसके बाद ये हमारा स्कोपम है, जो हमारा स्कोपम वाला है ये पीजीटी के लिए है भाई, सिर्फ पीजीटी के लिए। इसमें मैं टीजीटी वाला वो कवर नहीं करती, जो पीजीटी के राइटर्स हैं, पीजीटी से संबंधित ग्रामर है, पीजीटी के वो हैं वो कर। अब जो 2 राइटर्स इसमें नहीं है ना, वो मैं कवर करती भी नहीं इसमें,
तो ये पीजीटी के लिए ही है। और इसमें एक सबसे अच्छी खास बात क्या है कि मैं स्टूडेंट्स को उसमें वन लाइनर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैडम हमें इंडियन वाले वन लाइनर्स नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वन लाइनर्स इसमें, अब इसमें क्या है कि इसमें आज से टेस्ट 12 स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये मान के अगर आप इसको ले लेते हैं तो यू वोंट रिग्रेट कि भाई हमने, ये 1100 रुपए का है, वो 1200 रुपए का है। तो पैसा देख के अगर इंसान ये सोचे यार अभी इस समय 15-20 दिन पहले इतने पैसे क्या खर्च करने हैं, वो आपके ऊपर है। जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद मैं अपने जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो पूरे करवा दूं। और ये रहा मेरा बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। मेरे बाकी के बच्चे क्वेश्चन 16 तक मैं आ गई थी, अब मैं 17 पे चलती हूँ। इन विच ऑफ द नॉवेल्स, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द हिज नॉवेल्स does Italo Calvino construct his narrative through a tarot pack of cards and reinterpret the Western canon, providing new versions of Oedipus Rex, Faust, Hamlet, Macbeth and King Lear? इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो इनमें से कौन सा नॉवल, इनमें से इन विच ऑफ हिज नॉवेल्स इटालो कैल्विनो जो है उन्होंने एक नैरेटिव बनाया टेरो कार्ड्स के थ्रू, और उन्होंने ना इडिपस रेक्स, फॉस्ट, हैमलेट इनको एक नए तरीके से गढ़ा है। इनविजिबल सिटीज, द कैसल ऑफ क्रॉस डेस्टिनीज, द पाथ टू द नेस्ट ऑफ स्पाइडर्स आर एंसेस्टर्स। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहली बार पढ़ा हो, और तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसका आंसर है, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैंने कहा सभी भाई आज का लेवल पेपर का थोड़ा सा जो है ठीक ठाक है, तो इसका आंसर है बी, द कैसल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज। इन विच प्ले अ कैरेक्टर सेज, ओ स्वीट मिस्टर शेक्सपियर, आई विल हैव हिज पिक्चर इन माय स्टडी एट द कोर्ट। Anonymous play, Return from Parnassus, Laram for London, The Faithful Shepherdess, The Deserving Favorite. In which, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब इसका क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं तुक्का लगाएंगे, और इस समय सबसे ज्यादा यूट्यूब पे सर्च किया जाने वाला जो चीजें हैं, तुक्का कैसे सही लगाएं, सी पे लगाएं कि बी पे लगाएं, इन चक्करों में मत पड़ो भैया। माना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इन वीडियोस को देख के अपनी मेंटल हेल्थ मत खराब करो कि तुक्का कैसे लग रहा है, ठीक है। खैर, इन विच अब द फेथफुल शेफर्डेस, मुझे मालूम है कि मैं स्टूडेंट्स की अगर साइकोलॉजी को समझूं तो स्टूडेंट्स को एक चीज ये लगेगी कि एक ये कहीं से ये तीसरा वाला पढ़ा हुआ सा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इन विच अ कैरेक्टर सेज, ओ स्वीट मिस्टर शेक्सपियर, आई विल हैव हिज पिक्चर इन माई स्टडी एट द कोर्ट। इसका आंसर है आपका ए, एनोनिमस प्ले, रिटर्न फ्रॉम पार्नसस। Wordsworth made his debut as a writer in 1787 when he published a sonnet in। Wordsworth ने अपने करियर की जो शुरुआत करी थी एक सोनेट पब्लिश करके करी थी, और वो कौन सी मैगजीन में करी थी बताइए, एशियन, यूरोपियन, लंदन या अफ्रीकन? और इसका आंसर है द यूरोपियन मैगजीन। लंदन मैगजीन नहीं है जी, यूरोपियन मैगजीन। द आंसर इज द यूरोपियन मैगजीन। Wordsworth fell in love with a French woman, Annette, who in 1792 gave birth to their daughter, that is Charlotte, Judith, Caroline या Lucy, and the answer is Caroline, that is Caroline। लूसी उनकी इमेजिनरी जो है वो एक इमेजिनेशन थी जिसपे वो पोएम्स लिखते थे, और जुडिथ जो है वो शेक्सपियर से रिलेटेड है। शेक्सपियर्स Milton wrote his Elegia Prima, a first Latin elegy, to a friend from St. Paul। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन शुरुआत में मेरे स्टूडेंट्स भी इसको पूछते थे। मिल्टन ने जो लैटिन एलिजीज लिखी हैं, एलिजिया प्राइमा, एक्चुअली ये कोई किसी की मृत्यु पर लिखी हुई पोएम नहीं है। एलिजिया प्राइमा इज अ वर्स लेटर। वर्स लेटर का मतलब होता है कि मतलब काव्य में वर्स में लिखा हुआ, लयात्मक रूप में लिखा हुआ एक जो है लेटर है, जो उन्होंने अपने फ्रेंड चार्ल्स जियोडिटी को लिखा था, और अपने यूनिवर्सिटी के अनुभव बताते हुए
एट दैट टाइम मे बी उनको माना जाता है ऐसा कि उन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था, या यूनिवर्सिटी में प्लेग फैलने की वजह से बच्चों से यूनिवर्सिटी खाली करवा ली गई थी। तो एट दैट टाइम ही कंपोज्ड दिस एलिजी, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि आई एम एंजॉइंग माई टाइम अ लॉट। तो ये कोई मृत्यु या विलाप वाली पोएम नहीं है, ये उन्होंने अपने फ्रेंड, अपने बचपन के दोस्त चार्ल्स डिओडिटी को लिखी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रॉट अ पोएम epitaph on the admirable dramatic poet William Shakespeare? वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन, जॉन मिल्टन या ड्राइडन? मैं आपको ये बताऊं कि भाई साहब ये वही पोएम है जिसने 2021 में लोगों को बहुत परेशान करा था। 1630 में ये लिखा गया था और 1632 में ये पोएम पब्लिश हुई थी, लेकिन माना उन्होंने 1630 ही था। ये जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज करी हुई पोएम है, एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक poet William Shakespeare. A comic verse composed in irregular rhythm, tragedy, comedy, doggerel या farce? तो देखिए, एक कॉमिक वर्स जो होती है, ट्रेजेडी कॉमेडी तो प्लेज के लिए यूज करते हैं, एंड द आंसर इज सी, डॉगरेल। और आज का मैं लास्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस को कल कंटिन्यू करूंगी इनके साथ मिला के। द ओमिशन ऑफ ए साउंड और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग आई एम लेट्स, ओमिशन, एलिजन, साइलेंट पिच या इंटोनेशन? बताओ भैया क्या होगा ये द ओमिशन ऑफ अ साउंड और सिलेबल? तो इसका है, जैसे हम बोलते हैं क्या मतलब, जब हम ओमिशन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज जो है वो छोड़ देते हैं। द शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स, आई एम, ए छोड़ दिया ना, आई है, तो इसे कहते हैं एलिजन। आज हुए ये 25 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग जो हैं, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे सेशन। बाकी का मैं, बाकी और भी है क्वेश्चंस इसमें, उनके साथ मिला के कल करवाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी कोई भी बात जो है दिल को छू गई हो, वेल एंड गुड है, और कोई बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, लगे गई तो लग गई। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।